देश भर में 44 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे और 70,000 से ज्यादा युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी लगातार जनता को सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में अलग अलग विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को पीएम मोदी ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आपको बता दें कि देश भर में 44 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वहीं पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों में भी भर्तियां हो रही हैं। देश भर से चुने गए कर्मचारियों को भारतीय डाक, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, जल संसाधन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय सहित सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है। ये नए युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के साथ साथ युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मैदान में उतर गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। चुनावी अभियान को नई धार देने का काम करेंगे। इससे पहले 5 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में रैली की। इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। केंद्रीय नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह रायपुर जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 1 महीने में अमित शाह का ये तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। 22 जून को अमित शाह ने दुर्ग में एक बड़ी जनसभा की थी। इसके 12 दिन बाद 5 जुलाई को फिर अमित शाह रायपुर आए। ये दौरा तब हुआ जब 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की रायपुर में जनसभा होने वाली थी और अब 22 जुलाई को एक बार फिर से अमित शाह रायपुर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इस दौरे से साफ पता चलता है। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा सकती है। दरअसल 7 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी की रायपुर में रैली हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। छत्तीसगढ़ में कोयला और शराब घोटाले का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का दावा भी किया था। और अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के बाद पश्चिम बंगाल में भी पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी महिला उम्मीदवार ने बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। इसके बाद अब सियासत पश्चिम बंगाल बनाम मणिपुर में बदल गई है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। मणिपुर में महिला के साथ हुई अभद्रता की चिंगारी ने देश में सियासत की तपिश बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल में भी अब बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव के दौरान बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि वो 8 जुलाई को वोटिंग करने गई थी, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्रता की। তবুও বলছি সেই দিনকে মানে বুট থেকে আমাকে টেনে হিজড়ে চুলের মুঠি ধরে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল। আমার আঁচলটা ধরে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিল। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। हम बोलने नहीं है, टीएमसी बीजेपी नहीं बोलेंगे, लेकिन बंगाल का जनता है, बंगाल की बेटी है। जैसे ही मामला सामने आया तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मणिपुर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी। मणिपुर के बाद पश्चिम बंगाल की घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। टीएमसी के गुंडों ने की है और ये सामने आया है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा दुखदायी घटना घटी है। उसके ऊपर भी हम एक टीम भेजेंगे। एक के बाद एक महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता देश को शर्मसार करने वाली है। उससे भी हैरान और परेशान करने वाली ऐसी घटनाओं पर होती सियासत है। इधर मणिपुर के हालात पर राजस्थान सरकार में भी भूचाल आ गया है। अपनी सरकार पर सवाल उठाने वाले गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने ऐसा बयान दिया जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रास नहीं आया। महिला अपराध पर सरकार को सचेत करने वाले राजेंद्र सिंह गुढ़ा राजस्थान की सियासत के केंद्र बिंदु में हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा महिला अपराध को लेकर अपनी ही सरकार पर क्या बोले कि उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। ये काफी दुखद है कि राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म में हम पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान एक पहले नंबर पर आ गया। ये बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रास नहीं आया। उन्होंने तुरंत राजेंद्र सिंह गुढ़ा को मंत्री पद से हटा दिया और आज सीएम गहलोत इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बयान के बाद गहलोत सरकार पर हमलों की बौछार हो गई है। राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा को बर्खास्त करके ये संदेश दिया है
कि ये सरकार महिलाओं की विरोधी सरकार है। हालांकि कांग्रेस ने गहलोत सरकार के फैसले को सही ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, बयानात देने के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं करती। लिहाजा मंत्री की बर्खास्तगी पर छिड़ी जंग लंबी चलने वाली है। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियन गेम्स के लिए बिना ट्रायल सीधी एंट्री दिए जाने पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर फैसला आ जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट रेसलर अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की याचिका पर आज फैसला सुनाने वाली है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रेसलर्स के ट्रायल रविवार को खत्म हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला रिजर्व करते हुए कहा था कि हम रेसलिंग के एक्सपर्ट नहीं हैं, लिहाजा इस बात का फैसला तो नहीं करेंगे कि बेहतर पहलवान कौन है। हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि प्रक्रिया का पालन हुआ है या फिर नहीं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को मिली ट्रायल में छूट को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि रेसलिंग एसोसिएशन ने नियमों को ताक पर रखकर सिलेक्शन किया। इसे लेकर साक्षी मलिक ने भी नाराजगी जताई है। साथ ही इस कदम को रेसलर्स में फूट डालने की कोशिश बताया है। आपको बता दें कि विनेश और बजरंग को एशियन गेम्स के ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अमित और सुजीत की इस याचिका पर गुरुवार को पहली सुनवाई हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने एडहॉक कमेटी से पूछा था कि आखिर किस वजह से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल से छूट दी गई है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को 23 जुलाई को पहलवानों के नामों की लिस्ट को ओसीओ को भेजना है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे को इजाजत मिल गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वजू वाली जगह को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से करवाने की इजाजत मांगी थी। इस मामले में सच क्या है, इसका पता लगाने के लिए कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर अब एएसआई की टीम मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि सर्वे में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। अभी जो एएसआई की टीम सर्वे करेगी वो इस वजूखाने और उसमें मिले कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर जो बीच का गुंबद है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसके नीचे मूर्ति हो सकती है। पूरे बैरिकेडिंग के अंदर एरिया का सर्वे होना चाहिए। आज कोर्ट ने उस ऑर्डर को आज कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया है। अब एएसआई ही इस केस की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। सावन महीने में काशी की कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ है और वो इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में अपील करने वाले हैं। इधर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग के बीच सचिन और सीमा के रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं सीमा हैदर अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान जाने को राजी नहीं है। सीमा हैदर और सचिन के बीच रिश्ता केवल प्यार का नहीं, बल्कि दोनों के बीच टकराव भी होते रहते थे। नोएडा के अम्बेडकर नगर में किराए के मकान में रहे सीमा सचिन के मकान मालिक का दावा है कि सचिन सीमा को पीटता था। तो इसने बीड़ी पीती हुई देखी मैंने इसको, चुपके ने खाट के नीचे डाल दी। उस बात पे झगड़ा था। हाँ, हाथ भी उठाया, मारा पीटा था उसे। एक तरफ सचिन का पड़ोसी सीमा को पीटने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा भारत में अपनी गृहस्थी बसाने पर अड़िग है। सीमा हैदर अब भारत में अपना भविष्य तलाशने में जुट गई है। अगर ऐसा होगा तो गलत होगा मेरा और मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ हमारा फ्यूचर नहीं है। क्योंकि वहाँ गैरत के नाम पे औरतों को मार दिया जाता है और मेरे साथ भी यही होगा। तो गैरत के नाम से, गैर के नाम से नहीं कह रही, इज्जत के नाम से वहाँ औरतों को मारा जाता है। और मैं बलोच कबीले से, मुझे तो छोड़ेंगे भी नहीं। इतना ही नहीं, सीमा ने तो भारत की नागरिकता पाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 38 पेज की दया याचिका भेजी है। इसमें उसने बच्चों के साथ भारत में रहने की इजाजत मांगी है। पुलिस की मौजूदगी में सीमा ने कहा है कि मैं अब भारत की बहू हूं और मैं यहीं पर रहना चाहती हूं। मेरा पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। और देखिए आप, बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत की मार है। महाराष्ट्र में सैलाब का खौफनाक मंजर है, तो वहीं राजस्थान में भी बारिश से जिंदगी बेहाल है। लेकिन दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर डराने लगी है, क्योंकि खतरे के निशान से यमुना ऊपर बह रही है। हर तरफ सैलाब का सितम, तिनके की तरह बहते स्कूटी और इंसान। जोधपुर में मूसलाधार बारिश के बाद ये तबाही का मंजर है। सड़कों पर बहता ये पानी सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। पानी की तेज बहाव में एक शख्स और स्कूटी बह रही है। एक शख्स अपने बच्चे को बचाने में लगा है।
सड़क पर दहाड़ मारकर बहता पानी डरा रहा है। बाइक स्कूटी तिनके की तरह बह रहे हैं। अब राजस्थान के बाड़मेर की इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर मानो समंदर उतर आया है। 1 घंटे की बारिश के बाद हालात बदतर हो चुके हैं। बारिश ने भारी तबाही मचाई है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में इरशालवाड़ी गांव पर पहाड़ मौत बनकर टूटा है। उसमें 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद है, जिसे खोलने का काम चल रहा है। उधर दिल्ली वालों को यमुना एक बार फिर से डराने लगी है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन मुसीबत थमी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक आज भी भारी बारिश की संभावना है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की शाम बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात में प्रॉपर्टी डीलर के 2 बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक वकील के घर में घुसकर 5 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। सनसनीखेज वारदात में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 2 बॉडीगार्ड की मौत हो गई, जबकि वकील समेत 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मामला नगर थाना इलाके के लकड़ी ढाई का है, जहां प्रॉपर्टी डीलर वकील के घर केस के संबंध में सलाह मशवरा करने पहुंचा था। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने मुजफ्फरनगर की सीमाएं सील करते हुए बदमाशों की तलाश में धरपकड़ शुरू कर दी है। किस रूप में घटना हुई है, कौन कौन लोग शामिल थे, इन चीज़ों की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन अभी पहला ध्यान तो ये है कि जो लोग बच सकते हैं और इलाज में कोई हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता हो तो हम लोग उसका प्रयास करें। इस पूरी घटना के पीछे पुरानी रंजिश की वजह मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। वहां के सिंध प्रांत में 2 समुदायों में झड़प के बाद पानो अकील इलाका दहशतगर्दों का अड्डा बन गया। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दहशतगर्द दिन दहाड़े असलहों का प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। ताबड़तोड़ गोलियां और दहशतगर्दों से भरी ये तस्वीर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की है, जहां हालत बद से बदतर है। सिंध प्रांत के पानो अकील छावनी में लोग खौफ में जी रहे हैं। पानो अकील छावनी में 2 समुदायों में झड़प हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद से सिंध प्रांत में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दिन दहाड़े अपहरण और डकैती की घटना यहाँ आम हो गई। हालात ऐसे हैं कि लोगों ने सड़कों पर निकलना बंद कर दिया। सड़कों पर सिर्फ दहशतगर्द और AK-47 जैसी खतरनाक बंदूकें ही देखने को मिलती है। गोलियों की आवाज के अलावा इलाके में परिंदा भी नजर नहीं आता। आपको बता दें कि पाकिस्तान का पानो अकील वो इलाका है जहां हमेशा ये दावा किया जाता रहा है कि यहां पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब छिपाया हुआ है। ऐसे में अगर दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार इन दहशतगर्दों के हाथों में पड़ जाता है तो खतरा कहां कहां और किस किस पर आएगा, ये बस देखने और सोचने वाली बात होगी। और बात करते हैं पाकिस्तान छोड़ बिना वीजा के भारत पहुंची सीमा हैदर की। वतन वापसी की लगता है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीमा हैदर ATS की पूछताछ के 24 घंटे के बाद नजर आई और भारत में ही उन्होंने बने रहने के लिए इमोशनल दांव चल दिया है। लेकिन सीमा के दावों में कितना झोल है, इसकी पड़ताल हमने की। हाँ, इन्होंने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहना और इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहना। भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ तो यहाँ जीने के लिए मैं वापस नहीं जा सकती। ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। आखिर 24 घंटे तक कहाँ गायब रही सीमा हैदर? क्या सीमा हैदर और उसके बच्चों को 24 घंटे तक किसी गुप्त स्थान पर रखा गया? इस पाकिस्तानी महिला ने भारत में एंट्री के लिए अपना कौन सा हिंदू नाम बताया? सीमा हैदर से एजेंसियों के सवाल अभी बाकी हैं। क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने का प्लान फाइनल हो चुका है? 19 जुलाई 2023 की सुबह से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह तक पूरे 24 घंटे सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीणा ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से गायब थे। न कोई पता, न कोई सुराग। ये बताने को कोई तैयार नहीं था कि सीमा हैदर कहां गई, उसके बच्चे कहां गए, सचिन मीणा कहां गायब है। यह आलम तब था जबकि 2 दिन पहले ही यूपी ATS ने
सीमा हैदर से करीब 18 घंटे की मैराथन पूछताछ की गई। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से अपनी लंबी पूछताछ बुधवार शाम को ही खत्म कर ली थी। सीमा से पूछताछ के बाद एटीएस की टीम लखनऊ लौट गई थी और रिपोर्ट को फाइनल करने की तैयारी में जुट गई थी। लेकिन 20 जुलाई यानी गुरुवार को एबीपी न्यूज की टीम ने सचिन के गांव पहुंचकर पाया कि न वहां सीमा थी, न सचिन और न ही सीमा के बच्चे। बहुत कुरेदने पर परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुबह ही पुलिस बच्चों के साथ सचिन और सीमा को लेकर गई और घर में कोई नहीं है। सवाल यहीं से पैदा हो रहा है, क्या पुलिस सीमा और सचिन को किसी गुप्त ठिकाने पर लेकर गई? आखिर सीमा और सचिन को पूरे 24 घंटे तक सबकी नजरों से ओझल क्यों रखा गया? पुलिस सीमा और सचिन से ऐसा क्या जानना चाहती है जो कि पूछताछ के दौरान नहीं पता चला? करीब 24 घंटे बाद शुक्रवार की सुबह सीमा हैदर और सचिन दोनों जब घर लौटे तो फिर रबूपुरा गांव में अचानक गहमा गहमी बढ़ गई। जमाने भर के कैमरों में दोनों को फ्रेम दर फ्रेम करने की होड़ मच गई। एबीपी न्यूज से बातचीत में सीमा ने एटीएस की पूछताछ के बारे में भी बताया। भैया मैं क्या बताऊं आपको, कौन सी ना बताऊं, बातें बहुत हुई थी। आप आगे पूछें कुछ सर, क्योंकि वो तो अब जब आएगा फैसला आएगा वो पता पड़ जाएगी। अभी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती जी, बाकी सारी बातें आ जाएंगी सामने, आप चिंता मत करें। एटीएस की मैराथन पूछताछ के बाद पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने बैठे सीमा और सचिन पस्त नजर आ रहे थे। सीमा बोली कि इतनी सफाई दे चुकी हूं कि तबीयत बिगड़ने लगी है। मेरे मन के अंदर ये हैं पूरे सारे, अब देख लो इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। और बोलने को अब कुछ है ही नहीं, इतना बोल बोल के एक ही चीज़ दोबारा बोल बोल के मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा सर। बीच में तबीयत भी खराब हो गई तो बोलने कुछ है ही नहीं सर। तो बकौल सीमा उसके मन के अंदर सचिन है, लेकिन सचिन से पहले देश है, देश का कानून है, देश का सिस्टम है। जो सीमा से ये सच जानना चाहता है कि उसका अवैध तरीके से हिंदुस्तान में आने का असली मकसद क्या है। सीमा सवालों के सीधे सपाट और सही जवाब क्यों नहीं दे रही? जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने सीमा हैदर से उसकी सचिन मीणा से हुई शादी को लेकर सवाल किया तो फिर वही रटा रटाया जवाब सामने आया। बोली सचिन से शादी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में की। हाँ, इन्होंने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया। कहाँ हुई? मंदिर में, होटल में? इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहनाए मंदिर। बिल्कुल, वहाँ इतनी रश नहीं थी, रश तो थी आगे की तरफ, हमने पीछे की तरफ करी थी। वो पूरा मंदिर में मुझे याद है, बहुत अच्छा, बहुत शांति वाला था। हम ऊपर तक गए, एक टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पे था, उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें यहाँ होती है। नहीं होता है यहाँ शादी नहीं होता है, किसी का शादी इधर नहीं होता है। इधर नहीं होता, नहीं होता। शादी कहाँ होता है? ओ पार्वती गुजेश्वरी माता का। अच्छा, यहाँ माता गुजेश्वरी का माता। अच्छा, यहाँ से दूर है, यहाँ पर शादी नहीं होता है। वो था प्रसादिता होगा, शादी नहीं होगा। सीमा के जिस झूठ को हम पहले ही बेपर्दा कर चुके थे, उसने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी का फिर वही दावा दोहराया है। इस बीच सचिन और सीमा की शादी का एक फोटो भी आया, लेकिन इससे अंदाजा नहीं लग रहा कि उनकी शादी कहां पर हुई। देखिए, पशुपतिनाथ में शादियां आज तक कभी किसी का हुई नहीं है। वो भी पाकिस्तान की लड़की, वो भी सीमा हैदर मुस्लिम का शादी हिंदू टेम्पल में हो, यह कैसे माना जा सकता है? लेकिन झूठ बोल करके कोई कभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। इस बीच ये भी पता चला कि नेपाल के पोखरा में भारत के लिए बस लेने के लिए सीमा हैदर ने अपना असली नाम छिपाया था। ये पता चला है कि सीमा हैदर ने नेपाल में बस ऑपरेटर को अपना नाम प्रीति बताया था और आधार कार्ड होने की भी बात कही थी। लेकिन एटीएस की पूछताछ के बाद सचिन के घर लौटी सीमा हैदर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इस बात से ही इनकार कर दिया। कभी मैंने प्रीति, मेरे मुंह से नाम निकलने की मैं प्रीति हूँ, कभी भी नहीं। हाँ, सिमरन मैं खुद को प्यार से बुलाती थी, गांव में कभी सिमरन कोई सीमा बुलाता था, फिल्मी नाम सिमरन, तो सीमा और सिमरन एक जैसा है, तो प्यार से सिमरन कभी कोई गांव वाली बुला लेती थी। कभी मेरी प्रीति नाम मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं सर, ये झूठ है, सीधा सीधा झूठ है। सीमा हैदर को उसके गांव के लोग सिमरन नाम से भी बुलाते थे, ये पहली बार पता चला। लेकिन नेपाल से वो खुद का नाम प्रीति बताकर भारत आई। सीमा हैदर ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेपाल से भारत में एंट्री वाले उसके बयानों में झोल क्यों है? यूपी एटीएस के मुताबिक सीमा हैदर 12 मई 2023 की सुबह नेपाल के पोखरा से बस पकड़कर यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में रूपनदेही खुनवा बॉर्डर से गैर कानूनी तरीके से आई। इसके बाद सिद्धार्थनगर से वो लखनऊ, आगरा होते हुए 13 मई को नोएडा पहुंची।
मैंने कभी नहीं कहा मैंने सोनोली बॉर्डर से एंट्री करी। पहली बार ये मुझसे मिलने आए थे, इन्होंने करी थी। मैंने कभी भी नहीं कहा, गौर में जाके देखे, कोई भी वीडियो में जाके देखे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सोनोली बॉर्डर से हूँ। और मुझे इतना हिंदी पढ़ना आता ही नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं कौन से बॉर्डर से आई हूँ। मैंने ये बताया कि हाँ, बॉर्डर के बाद में पेट्रोल पंप मिला था। ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर का सच अभी भी कई परतों के नीचे दबा हुआ है। अब काफी कुछ एटीएस की जांच पर टिका है, जिसकी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है। लेकिन सीमा को वापस भेजा जाना तय लग रहा है। ऐसे में सीमा हैदर पर उसके अपने मुल्क पाकिस्तान में कैसी चर्चा गर्म है, ये दिखाएंगे आगे। एक बात तो है, रोज सीमा हैदर से जुड़े नए राज सामने आ रहे हैं। एटीएस सीमा से पूछताछ कर चुकी है। भारत में सीमा के भविष्य का फैसला कानूनी प्रक्रिया से तय होगा और सीमा को लेकर के एजेंसियां भी अपना काम कर रही हैं। वहीं पाकिस्तान में सीमा पर चक्करलस जारी है। पाकिस्तानी मीडिया में सीमा की कहानी छाई हुई है और पाकिस्तानी कट्टरपंथी जमात सीमा को वापस लाने या उसे सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं धमकियों से डरी हुई सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए गुहार लगाई है। ये कैरेक्टरलेस तो थी, वो ये पैसे भी ले चुकी है। ऐसी बेगरत लड़कियां बहुत आती हैं और जाती हैं। सीमा जैसी बेगरत औरतें बहुत हैं। दोज़ख का काम करा तो दोज़ख में जाएगी। मुर्तद की जो सजा है वो वाजिबुल कत्ल है। जिन्ना के वारिसों को मसाला मिल गया है। दिन भर हर पहर बस चैनल सोशल मीडिया पर सीमा नाम की रट लगाए बैठे। सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है। सीमा गुलाम हैदर की बीवी, सिंध से उसका ताल्लुक है, लेकिन अब वो ना पाकिस्तानी रही हैं ना मुसलमान रही हैं। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। सीमा को लेकर पाकिस्तानियों की नौटंकी आसमान पर। हर पाकिस्तानी जैसे सीमा को जानता है। जहालत में डूबे पाकिस्तानी सीमा के नाम पर कैसे कैसे करतब दिखा रहे हैं, पहले आप वो देखिए। पहले हमारे साथ भी, उनके पास भी वीडियोस हैं, चैट्स हैं। ये पैसे भी ले चुकी है। कोई कलमा नहीं आता, पहला कलमा बुनियाद है हमारी, वो नहीं आता। कोई आयत नहीं आती, तो सर मुझे नहीं लगता वो मुसलमान है। मेरी जान जरा के भूल कर लो, मेरा दिल धड़के, बातें बता के जो तेरे जो दिल में है वो सीमा, मेरा दावा है वो। गुर्बत में डूबे पाकिस्तान को अपनी फटेहाल जिंदगी का ख्याल नहीं आ रहा। उनके लिए आज के दिन सीमा एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। पाकिस्तानी कट्टरपंथी किसी भी हाल में सीमा को वापस पाकिस्तान लाने की जिद पाले बैठे। वो हिंदू धर्म का जो शोहर है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इखलाकियात में तो यही है कि इंडिया जो है उस खातून को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करे। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी कट्टरपंथी सीमा को क्यों वापस लाने की जिद कर रहे हैं? क्यों कट्टरपंथियों की जमात किसी भी सूरत में सीमा को पाकिस्तान लाना चाहती है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले सुनिए पाकिस्तान वापस लौटने पर क्या कहती है सीमा। मैं वापस नहीं जा सकती, ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ। वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ, तो यहाँ जीने के लिए आई हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं होगी, मुझे यकीन है योगी जी और मोदी जी पे वैसा नहीं कर सकते। आखिर सीमा को पाकिस्तान लौटने से डर क्यों लगता है? क्यों सीमा अपने बच्चों का हवाला देकर भारत में ही रहना चाहती है? सीमा किसी भी सूरत में पाकिस्तान क्यों नहीं लौटना चाहती? जिस दिन से सीमा भारत आई है उसी दिन से पाकिस्तान में सीमा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही। पाकिस्तानी टीवी चैनल से लेकर यूट्यूब चैनल्स तक सीमा की चर्चा है। सीमा को लेकर तरह तरह के किस्से पाकिस्तानी मीडिया में सुनाए जा रहे हैं। ये मुझे ना तो हैदर से कोई लेना देना है ना सीमा से कोई लेना देना। मेरा ये है कि अब उसने सचिन से शादी कर ली है। सचिन भाई मेरे जितने पैसे हैं मुझे दे दीजिए। 1000 रुपए मुझसे लेके गई है। एटलीस्ट वो मुझे अमाउंट जो है वो ये या तो पूरा इंडिया वापस करे या सचिन वापस करे। आप उससे मोहब्बत करते थे कि आप सीमा को अपनाएंगे? नहीं अपनाऊंगा। ऐसा कौन अपनाएगा? इन चर्चाओं के बीच सीमा को लेकर पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी एक्टिव हो गए हैं। कट्टरपंथी सीमा सचिन की शादी को कानूनी नजरिए से देखने के बजाय उसे अपने खास धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं। सीमा सचिन की शादी की कानूनी मान्यता क्या है, इस पर चर्चा के बजाय कट्टरपंथी धार्मिक नजरिए से इस शादी को अवैध घोषित कर रहे हैं।
कुरान के साफ अल्फाज हैं, वला तुनकिहुल मुशरिकाती वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन्ना। मुशरिक मर्द से औरत निकाह, मुसलमान औरत निकाह नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान कबूल नहीं कर लेता। बात सिर्फ शादी तक नहीं, पाकिस्तान से निकलने के बाद सीमा ने जैसे पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की पोल खोली, उसके बाद मौलाना बौखलाए हुए हैं। चंद मौलाना तो खुलेआम सीमा को सजाए मौत देने का ऐलान कर रहे हैं। उसने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है, मैंने खुला ले लिया है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। पाकिस्तान में अपनी जिंदगी का लंबा अरसा गुजार चुकी सीमा गुलाम हैदर कट्टरपंथियों का सच बखूबी जानती है। सीमा जानती है कि अगर वो गलती से भी पाकिस्तान लौटी तो कट्टरपंथी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब सीमा मोदी और योगी से गुहार लगा रही है। सीमा अपने मासूम बच्चों का हवाला दे रही है। अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ, मैं सजा से मुकरती नहीं, कबूल है। अगर मैं निर्दोष होती हूँ, सिर्फ मेरा एक ही क्राइम होता है कि मैं बगैर वीज़ा के आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। वापसी मेरे लिए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आप लोग देखते हो किस तरह गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर। क्या मुझे रहने देंगे? सीमा ने भारत में शरण लेने के लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सीमा की तरफ से राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाई गई है। अर्जी के जरिए भारत की नागरिकता मांगी गई है। इसमें हमारी ये याचिका है कि उसको एक तरह से जीवन दान ही चाहिए। यहाँ से उसे ऐसा सरकारी प्रयास हो रहे हैं कि यहाँ से उसे डिपोर्ट किया जाए, निकाला जाए, वहाँ इसका मतलब हत्या हो जाए उसकी, उसके बच्चों को भी हत्या। उसकी 3 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, सब माइनर हैं, खुद तलाकशुदा महिला थी। नागरिकता के कानूनी दांवपेच में इमोशन का तड़का भी लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीमा और सचिन ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। सीमा सचिन के लिए जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान से भारत आई। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि सरकार सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट करा ले। किसी भी एजेंसी से सीमा की जांच करा ली जाए। एटीएस सीमा से पूछताछ कर चुकी है। इसका हवाला देकर सीमा को निर्दोष बताया जा रहा है। हालांकि नागरिकता वाले मोर्चे पर सीमा की परेशानी इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। अभी इस स्टेज पर जो सर्कमस्टांसिस, जो फैक्ट्स सामने आए हैं, उनको देखते हुए तो काफ़ी कुछ संदिग्ध हालात नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि नेपाल में जिस होटल में शादी की बात की, वहाँ शादी कभी होती नहीं है। कहीं चैनल से पता लगा होगा, कैसे पता करवाया होगा। सीमा खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन भारत में उसका स्टेटस फिलहाल अवैध प्रवासी का है। सीमा बगैर पासपोर्ट और वीजा के भारत आई है। ऐसे में सीमा और उसके बच्चों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस कानून के तहत 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यानी कानूनी तौर पर सीमा को डिपोर्ट किए जाने का रास्ता खुला हुआ है। देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग के जरिए गृह मंत्रालय लेता है। ये काम फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO करता है। अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को पहले गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के फौरन बाद ऐसे लोगों को FRRO में पेश किया जाता है। उसके बाद इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का आदेश जारी होता है। इसके बाद इन्हें इनके देश डिपोर्ट करने में 15 से 60 दिन लग जाते हैं। सीमा हैदर फिलहाल जमानत पर है। उसके खिलाफ FIR दर्ज है। नोएडा पुलिस, उसके बाद फिर अब STF यूपी पुलिस काम कर रही है, और उनका जो जांच का दायरा ये रहेगा कि सीमा हैदर की पहले बैकग्राउंड क्या थी, पाकिस्तान में क्या बैकग्राउंड थी, यहाँ पर आने का क्या पर्पस था, क्या पर्पस जो जेन्युइन था या नहीं था, कोई एलिबाई तो नहीं है। भारत में सीमा से जुड़ा मामला फिलहाल कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। वहीं पाकिस्तान में कट्टरपंथी सीमा को सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की वो जमात है जो सीमा को लेकर चकल्लस कर रही है। हम पाकिस्तानी ये कहा करते थे कि इंडिया की मुन्नी बदनाम है, शीला जवान है। अब हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए था, हमारी सीमा बदनाम है। टॉपिक सिर्फ हॉट नहीं है सीमा हैदर का, सीमा हैदर खुद भी बहुत हॉट है। हमारे जो मुसलमान लड़के हैं ये गलत चक्करों में पड़ रहे हैं।